बदगुमानी और बदजुबानी दो ऐसे ऐब हैं जो इंसान के हर कमाल को जवाल में बदल देते हैं। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत गरीब एक जांगिया की पॉलिसी पर चलती है। बहुत से फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, ये नहीं कि आपने स्कोप में टारगेट लिया और आप शूट करें और आप हिट करें। बारात का पहुंच या उनकी पहुंच जो है ना वो बहुत महदूद है और बहुत से इलाकों में अफगानिस्तान की भी हमारे रेडियो को सुना जाता है। 16 सिंगार में तो आपका हमारा तो एक ही सिंगार पे बाल बनाते हैं। जी बिल्कुल, मुझे ये बुक बहुत पसंद आई है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह खैर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश जुहेब और मैं हूं मुदस्सर इकबाल। आज का दिन पीर का दिन बड़ा तेज़ी का दिन होता है और 2 दिन किसी के लिए छुट्टी थी, किसी के लिए 1 दिन छुट्टी थी, लेकिन वो कहते हैं कि मंडे को जब निकलते हैं, जैसे वो शायर कहते हैं ना कि शहर से जाते हुए मर जाते हैं, तो मंडे को दफ्तर जाते हुए बिस्तर से उठना, और वो भी सर्दी में, जब लाहौर में, इस्लामाबाद में, पेशावर में, पंजाब के मुख्तलिफ अजला, खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त नुक्ता जमात तक पहुंच चुका है दर्जा हरारत, लेकिन कराची वालों के लिए अभी भी कुछ रिलीफ की सूरत है कि 12-13 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जब सुबह फजर में उठते हैं। लेकिन मुदस्सिर, जिनको लाहौर और इस्लामाबाद की सर्दी बर्दाश्त करने की आदत नहीं होती ना, उन कराची वालों को कराची की ये सर्दी भी बहुत ज़्यादा लगती है। एनी हाउ, घर से तो निकलना पड़ता ही है काम के लिए, और कहते हैं कि जी अच्छी बात जो है वो आपके साथ, चूँकि हमारी आदत है प्रोग्राम के आगाज़ में हम लाजमी शेयर करते हैं, कहते हैं जी अच्छा सोचें और अच्छा बोलें, क्योंकि बदगुमानी और बदजुबानी दो ऐसे ऐब हैं जो इंसान के हर कमाल को जवाल में बदल देते हैं। मुदस्सिर, कितनी अच्छी बात है, ज़बरदस्त है। और सोचना भी और बोलना भी, ये दोनों अगर अच्छा सोचेंगे तो ज़बान पर भी आपके अच्छा आएगा, और अच्छा सोचने में कि आप अपनी शख्सियत का जो अक्स है वो दिखा रहे होते हैं लोगों को कि मेरे अंदर क्या है, वो ज़बान से भी अपने दिल से भी, तो ये एक बड़ा अहम मामला है। लेकिन एक चीज़ है इसमें, बाज़ औक़ात ये होता है कि कह रहे हैं कि अच्छा दिल का बड़ा अच्छा है, ज़बान का बहुत बुरा है। तो हमारे एक दोस्त कहते हैं हमने आपके दिल में कौन सा घर करना है, हमें तो आपसे 2 लफ्ज़ बोलने थे ज़बान से, और अगर लफ्ज़ ज़बान से ही आप इतना गलत बोल रहे हैं तो फिर दूसरे को आपके 2 अल्फाज वो याद रह जाते हैं, और अगर आपका अंदाज ही अच्छा हो, आपके अल्फाज ही अच्छे हो, तो हमेशा के लिए दिल में घर भी कर जाते हैं। तो इसके साथ ही अब आगे बढ़ेंगे, शामिल करेंगे बड़ी खबर। इलेक्शन इल्तवा की करारदाद की मंजूरी पर मुख्तलिफ जमातों की राय मुख्तलिफ। नून लीग की मुखालिफ मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी तबीयत की नासाजी की वजह से घर चले गए। ऐसे में इंतखाबात वक्त पर होंगे या नहीं, इस वक्त सियासी उफक पर सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। निशाना ऐसा कि देखने वाला दंग रह जाए। पहली नेशनल F क्लास ओपन चैंपियनशिप शफी इमरान के नाम। नेशनल चैंपियनशिप के बाद आलमी चैंपियनशिप में सब हिलाली परचम सरबुलंद करने का आज़म लिए शफी इमरान आज होंगे दुनिया बोल है के मेहमान। 3 माह में दुनिया के 2 बुलंद तरीन पहाड़ सर करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले शहरोज काशिफ को मुहिम जोई पर कितने पैसे खर्च करना पड़े, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर पाकिस्तानी कोहपेमा से आज खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। और क्या भारत से खराब ताल्लुकात ने पाकिस्तानियों के लिए कैनेडियन वीज़ा का हुसूल आसान बना दिया। बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए और कौन से ममालिक हैं बाहें फैलाए बैठे हैं। मारूफ इमिग्रेशन कंसल्टेंट से तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। तो जनाब आज बहुत कुछ है पाकिस्तानियों के लिए जानने के लिए सहरिश, और जहां हीरोज़ को हम मिलवाएंगे, पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के लोगों को मिलवाएंगे, वहीं पर इस वक्त बहुत से पढ़े लिखे भी और बहुत से हुनरमंद लोग वो बाहर जाना चाहते हैं। तो हमारा पाकिस्तान में ट्रेंड ये होता है, या तो मिडल ईस्ट के 3 से 4 ममालिक हैं उधर रुझान है, या फिर कनाडा, अमेरिका और यूके, ऑस्ट्रेलिया, बहुत जाते हैं। बस यहाँ पर है। अदरवाइज यूरोप पे बहुत से ममालिक है जहाँ पर जाया जा सकता है। तो आज इस पर हम बात करेंगे, लेकिन कुछ टॉप ट्रेंड्स भी अब शामिल कर लेते हैं। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के लिए एक अच्छी खबर यह है कि अब वो पेपॉल के जरिए अपनी रकूम वसूल कर सकेंगे। इस हवाले से निगरान वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम डॉक्टर उमर सैफ ने एक वीडियो पैगाम जारी किया और कहा कि फ्रीलांसर्स का एक दरीना मुतालिबा था पाकिस्तान में पेपॉल को लाया जाए।
स्ट्राइप को लाया जाए, वाइज को लाया जाए ताकि वो पाकिस्तान में अपनी रकूम आसानी से वसूल कर सके। इस हवाले से तो खुशखबरी की बात यह है कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स पेपाल के जरिए पैसे वसूल कर सकेंगे। बिल्कुल। और आज मैं ये भी बता दूं कि इस हवाले से लाजमी तौर पर बात भी होती रहेगी और पेपाल अकाउंट खोलने की डिटेल्स, ये सारा कुछ ये सोशल मीडिया से पता चलता रहेगा। इस ट्रेंड में तकरीबन 79,000 के करीब लोगों ने पोस्ट भी किया है और इस जो ये ज़रिया है जिससे कि पैसे मिलेंगे, इस पर बात हुई है। पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में इसी वक्त ये जो पैसे हैं ये मौसूल हो जाएंगे अगर पेपाल के जरिए आएंगे। उमर सैफ साहब ने क्या कहा है वो देखते हैं जी। फ्रीलांसर्स का एक दरीना मुतालबा था कि पाकिस्तान में पेपैल को लाया जाए, स्ट्राइप को लाया जाए, वाइज को लाया जाए ताकि वो अपनी पेमेंट्स आसानी से पाकिस्तान में वसूल कर सकें। तो खुशखबरी की बात यह है कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स पेपैल के ज़रिए पैसे वसूल कर सकेंगे और हमने ये प्रोग्राम तश्कील इस तरह से दिया है कि अब आपको पाकिस्तान में बैठे हुए पेपैल का अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं, बल्कि जो निज़ाम वज़ा किया गया उसके ज़रिए बाहर बैठा हुआ कोई भी शख्स आपको अपने पेपैल वॉलेट से पैसे दे सकेगा जो आपको पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में उसी वक्त मौसूल हो जाएंगे। कम्युनिकेशन की दुनिया में एक नई जिद्दत आई है जिसको लो ऑर्बिट सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसकी मदद से अब स्टारलिंक जैसी सर्विसेज सार्फिन को इंटरनेट और कनेक्टिविटी आसानी से कहीं भी प्रोवाइड कर सकती हैं। इसके लिए हमें एक नई स्पेस पॉलिसी बनानी थी जो हमने बनाई है। पाकिस्तान दुनिया के चंद ममालिक में से है जहां पे इतनी फॉरवर्ड लुकिंग और बैलेंस्ड स्पेस पॉलिसी बनाई गई जिसके ज़रिए स्पार्को और पाकसेट भी अपना काम जारी रख सकें और प्राइवेट प्लेयर्स भी आकर पाकिस्तान में कम्युनिकेशन सर्विसेज को ऑफर कर सकें। अब इस नई स्पेस पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान में प्राइवेट कंपनीज जो कि जदीद लो ऑर्बिट सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों को कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सकेंगी। जी ये तो बेहतरीन हो गया। वो फ्रीलांसर्स जो कि ऑनलाइन काम करते हैं उनके लिए बड़ी सहूलत हो गई है कि वहां से उनको पैसे भेजने वाला मुबादला में बड़ा एक फायदा होगा। बिल्कुल, तो बड़ी अच्छी खबर थी, खुशाइन बात थी। और अब हमें बात करनी है आम इंतखाबात के हवाले से जो कि 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। ये भी बड़ी खुशाइन बात है, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें जो कि इस वक्त ज़ेरे गौर हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि वफाकी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान अपना ओहदा छोड़ गए, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। उमर हमीद के ज़राए ने कहा है कि तबीयत ठीक नहीं है इसलिए ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। मुदस्सिर, ये सारी सूरत हाल है और इसी पर बात करने के लिए जैसे कि मुदस्सिर ने बताया था कुंवर दिलशाद साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम कुंवर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि माजी में भी क्या कभी ऐसी सूरत हाल रही है कि इलेक्शन से बस कुछ दिन पहले, क्योंकि 8 फरवरी इलेक्शन की डेट है और मेरा ख्याल है कि बस परसों ही 1 महीना बाकी है तकरीबन, तो इस तरह की शख्सियत का ओहदा छोड़ देना और वजह ये बताना कि जी तबीयत नासाज है, ऐसा हुआ है पहले कभी कंवर साहब? नहीं, ये तो पहली मिसाल ही पेश हुई है। मैं खुद 10 साल रहा हूँ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में, तर्जबान भी रहा, फेडरल सेक्रेटरी भी रहा। तो इसमें तो सूरत हाल ये पैदा हुई है कि उमर हमीद, ये तो हकीकत है, इसमें तो ग्राउंड रियलिटी में कोई शक व शुबा नहीं है, दो राय नहीं है कि वो बीमार हैं। बीमार से उनको असली तौर पर जब उनको एक्सटेंशन दी गई तो उनको एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी। इनकी बीमारी का मुझे पता है, मेरे बड़े प्यारे दोस्त से, मेरे बहुत जूनियर मेरे कोलीग हैं, लेकिन मसला यह है कि ऐसे मौके पर उनका जाना दुरुस्त नहीं था। यह आपने सही फरमाया आपने कि एक बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है ना वो फेडरल सेक्रेटरी चलाता है। इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर अमल दरामद कराने की जिम्मेदारी जो होती है फेडरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है और पूरी पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन को साथ लेकर चलना होता है। तो अब ये 2 एडिशनल सेक्रेटरी हैं या इलेक्शन कमीशन का ऑफिसरान हैं, वो अपनी मेहनत से ग्रेड 21 में पहुँच गए हैं, तो उनका असर रसूख नहीं होगा पूरे पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अजीब व गरीब एक चाकिया की पॉलिसी पर चलती है। वो ये समझती है कि जो हमें हुक्म दे रहा है या हकामात जारी कर रहा है उसका किस सर्विस से ताल्लुक है। वो बड़ी अहम बात मैं बताता हूँ आपको। बड़ी वो जो कहते हैं ना कि ये सेक्रेटरी ग्रुप का रिफ्टेरी कराते, वो कहते हैं वो तो सर हमारे ग्रुप का होना चाहिए, ये बड़ा चाकिया ग्रुप है हमारी मेरे का, तो हमने तो कंट्रोल किया हुआ था इनके ऊपर, बहुत सख्त कंट्रोल था मेरा के ऊपर। लेकिन मसला ये है कि अब कंट्रोल तो कमजोर हो जाएगा, इसमें हकीकत है, हमारे इलेक्शन कमीशन को भी महसूस करना चाहिए। अब लेकिन एक मसला बड़ा अहम, बड़ी इसकी तरह मैं तवज्जो देता हूँ कि जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशनर है वो खुद ब्यूरोक्रेट रहे हैं और मुख्तलिफ सूबों के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, उनकी बड़ी गिरफ्त है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पर, तो वो उसकी कमी को दूर कर देंगे। वो
तमाम इख्तियारात का सरदशमा जो है तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। तो उनके जाने से कुछ ज़्यादा तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बहरहाल एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर हदायत जारी करना, सारा दबाव जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पड़ जाएगा। मेंबर भी हमारे बड़े ऑनरेबल हैं, लेकिन सारी मामला ये है कि ऐसे मौके पर इनका जाना जो था वो कोई सेहतमंद अलामत नहीं है। कंवर साहब, ऐसे मौके पर उनका जाना यकीनी तौर पर, आप बता रहे हैं कि आपके जूनियर दोस्त भी हैं, लेकिन कयासराइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि पहले ही सेनेट की करारदाद वो एक बड़ी अहम थी जिस पे आपका भी नुक्ता नज़र पड़ रहा था। दूसरा मामला, अब कुछ सियासी जमातों की जानिब से भी कुछ ऐसी बातें की जा रही कि माहौल नहीं है, तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का जाना ऐसा हो रहा है कि शायद कोई प्रेशर डेवलप हो रहा है कि इलेक्शन ना हो, ये तासुर सा बन रहा है। तो सर, ये तासुर को भी हवा ज़्यादा नहीं बन गई कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऐसे मौके पर इस्तीफ़ा दे दे? देखा, जो मौजूदा सेक्रेटरी इलेक्शन के पाकिस्तान के पास वो इख्तियारात नहीं थे जो इख्तियारात मेरे पास थे। सही। लेकिन सब बड़ी अहम बात मुझे है, हमारा ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमीशन से बड़ा एतमाद का रिश्ता था, तो तमाम इख्तियारात उन्होंने मुझे मुंतकिल किए हुए थे। तो एक बात हकीकत है, अगर सेक्रेटरी इलेक्शन मुतहर्रक है तो बहुत फ़ायदामंद होता है इदारे के लिए, इसलिए कि उसको तमाम सियासी जमातों से भी इंटरेक्शन करना पड़ता है, तमाम मामला पर मीडिया के साथ जो बहुत बड़ी हमारी मीडिया ताकत है उनको भी देखना होता है। मैं अपनी खुद नुमाई नहीं कर रहा, लेकिन बात पैदा हो गई है। अब देखो, हमारी रिटायरमेंट में 10 साल गुजर गए, लेकिन इसके बाद भी मीडिया, आप जैसे दोस्त हमारे साथ खड़े हैं। तो ये सारी मामला ये होता है कि हमने माजी में जब हम पावर में थे, इनको बहुत हमने फैसिलिटेट किया हुआ था इंटरेक्शन के तौर पर भी हर मामले। अब वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का, तो वैसे भी मैंने बार बार कहा कि चीफ इलेक्शन कमीशन से कि जनाब आप एक ऐसा पावरफुल, एक एक्टिव अपना तर्जमान करें जो आपकी तमाम पॉलिसियों को लेके आगे चले। वो ग्रेड तो कंवर साहब, अब ये जो एक विभाम किसी कैफियत पैदा हो गई है कि इलेक्शन पता नहीं हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, अभी तक ये बातें चल रही हैं, हालांकि सिर्फ 30 दिन बाकी रह गए हैं, तो ये भाम कौन दूर करेगा? कुछ तो लीडर्स यहाँ तक बोल रहे हैं कि जी कोई जमात ही कैंपेन नहीं चला रही है, बस वही इक्का दुक्का बस जलसे हो रहे हैं, ऐसा उस तरह कुछ गहमा गहमी उस तरह नजर नहीं आ रही जो हुआ करती है। आप सही फरमा रही हैं। वाकया सियासी जमात के अंदर वो मुतारक नहीं है, स्वाय पीपल पार्टी के बराबर साहब जो है बड़ा काम कर रहे हैं और वो बड़ी कैंपेन चला रहे हैं, बड़ी एक्टिव होकर, लेकिन बाकी सारी सियासी जो पार्टियां हैं वो बड़ी मुतारक नहीं है, तो खामोशी से देख रही है। अभी टिकट अवार्ड भी तकसीम नहीं हो रहे, वहाँ भी फाफ पैदा हो रहे हैं। लेकिन इलेक्शन का जहाँ तक फिजा है, वो जो सेनेट की जो करारदाद आई है वो एक ठीक है, तजवीज़ की शक्ल में आई है, राय है, तो उसका इलेक्शन कमीशन जो है अपना रोड मैप के हिसाब से उनको मुतमईन कर देगा। उससे इलेक्शन 8 फरवरी पर मुतासर नहीं होने सेनेट की करारदाद से। लेकिन ठीक है, हमारा फजल रहमान साहब भी, जरदारी साहब भी कहते हैं जी 8 फरवरी की डेट वही रही। तो कुंवर साहब, तो फिर जो आप कह रहे हैं 8 फरवरी की डेट वही रहेगी, तो एक तरफ सर्द मौसम की, दहशतगर्दी के हालात की ख़राबी के ये तमाम तर उज़र पेश किए जा रहे हैं, तो इससे क्या इलेक्शन किसी भी तरह से कोई कोर्ट के ज़रिए कुछ चीज़ें हो सकती हैं? क्योंकि लोग खुद कंफ्यूज हैं कि इलेक्शन होगा भी कि नहीं होगा। किसी अब कोई ऐसी सूरत हो सकती है कि इलेक्शन ना हो, खुदा न खास्ता? नहीं, दुरुस्त फरमाया आपने। इसमें मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि क्लाइमेट का तो कोई असर नहीं पड़ेगा। हमें माजी में भी इलेक्शन जो है वो 3 फरवरी को होते रहे, 97 के इलेक्शन वो ही है, लेकिन क्लाइमेट का असर नहीं पड़ेगा। असर पड़ेगा आपकी ये दहशतगर्दी का। ये बहुत ही नाजुक हसास मामला है जो आपने उठाया है, और हम भी इसको बार बार उठा रहे हैं कि जनाब बहुत हसास मसला है। अब देखो ना, हमारी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हुक्म जारी किया, सदर साहब से मशावरत हुई, सब कुछ हो गया, वो 8 फरवरी डेट मुकर्रर हो गई। लेकिन ठीक है, बाद में ये भी कह दिया ये पत्थर पर लकीर हो गई है। तो अब मामला ये हो जाता है कि जबकि इसके बरक्स जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस थे माजी के, उमरदा बंदियार साहब, उन्होंने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था। हालांकि वो बड़े जमहूरी पसंद भी थे और बड़ा आइन को देखते भी थे। उन्होंने कहा जी आइन अपनी जगह पर, लेकिन जमीनी हकायक भी देखने पड़ते हैं। जमीनी हकायक अगर खुशगवार नहीं है, हालात साजगार नहीं है, तो फिर आइन में तो गुंजाइश है आगे पीछे करने की। बड़ी खूबसूरत बात उमरदा बंदियार ने कही थी। हालांकि वो केपी में पंजाब में इंतखाबात करवाने के बड़े हामी थे वक्त के ऊपर, लेकिन इस मामले में भी 8 फरवरी का जो मामला है, मौलाना फजल रहमान साहब ठीक है अपने सूबे में उनका एक मकाम है, अब आजकल वो अफगानिस्तान का भी दौरा कर रहे हैं, लेकिन सारे मामला को देखते हुए नजर आएगा कि ये जो इलेक्शन के बारे में जरदारी भी, फजल रहमान साहब भी बार बार कह रहे हैं कि जी इसको आसमान ही कर जाएगा, पेट आगे कर रहे हैं।
ये अब इलेक्शन कमीशन की बड़ी अहम जिम्मेदारी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अहम जिम्मेदारी है कंवर साहब। फिर एक सियासी जमात में पीटीआई की बात करूंगी, उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने है। उनके बहुत सारे जो थे मुंतखब अरकान, उनके कागजात मंजूर भी हुए हैं, लेकिन उनका भी ये एलिगेशन है, वो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कारकर्दगी पर इलेक्शन कमीशन की कि हमारे जो बड़े लीडर्स हैं जो कि इलेक्टेबल्स हैं, उनके कागजात मुस्तरद किए गए हैं और जानबूझकर हमें विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। तो उनकी ये जो एलिगेशंस हैं ये किस तरह से दूर होंगी? तो फिर आगे कंट्रोवर्सी बन जाएगी, कोई इलेक्शन का बायकॉट करेगा, कोई मानेगा नहीं नताइज को। बाइकाट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना वो बाइकाट करे। बांग्लादेश की भी जो सेकंड पार्टी थी खालदा जिया की, तो उसने बाइकाट किया, क्या फर्क पड़ा? वहाँ इलेक्शन हो गया, वह 60% सीटें ले गई, उससे ना वादे, तो वो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ ठीक है, वोटर टर्नआउट बांग्लादेश में कम हो गया। पहले जो इलेक्शन हुआ था 5 साल पहले तो 80% था टर्नआउट में। जब मैंने विजिट किया था बांग्लादेश का तो उस वक्त 75% था, लेकिन अब ये जो नजर आ रहा है अब 40% नीचे गिर गया है। हालांकि बड़ा काम किया उसने ना वादे ने अपने मुल्क की तरक्की के लिए, लेकिन यहाँ की सूरत हाल ये है कि अंदर सारी पार्टियां इलेक्शन के बारे में इतनी ज्यादा वो नहीं है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियां किसी इदारे पर डालना चाहते हैं। अंदरूनी तौर पर उनकी भी ख्वाहिश यही है कि इलेक्शन 8 फरवरी को ना हुआ, एक्सटेंड हो जाए। अभी हालात साजगार नहीं है, लेकिन इसका सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन को देखना पड़ेगा कि केपी में बलूचिस्तान में क्या वोटर्स पोलिंग स्टेशन पे आ जाएगा? क्या उनको इतनी सिक्योरिटी मिल जाएगी कि वोटर महसूस करेगा कि मैं वहाँ पोलिंग स्टेशन पर जा रहा हूँ, मुझे कोई खतरा नहीं है? तो ये सारी दूर करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तो कुंवर साहब, लेकिन ये कहा जाता है ना 2007 जी कुंवर साहब 2007-8 के जो इलेक्शन, मोहतरमा की शहादत जिस इलेक्शन में हुई, फिर 2013 के इलेक्शन जब ज़रबे से पहले के इलेक्शन जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी जीती, वो तो इससे भी ज़्यादा मुल्क के हालात दहशतगर्दी के बुरे थे। वहाँ तो उस वक्त सिचुएशन ख़राब थी। कराची जैसे शहर में, पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी लोग मुहिम नहीं चला पा रहे थे, तो इस वक्त तो वैसे हालात नहीं है। लेकिन बहरहाल इलेक्शन हो गए तो इसमें इतना अब पूरे सूबे में खतरा पैदा हो गया। पहले महसूस था जी, पहले जो था वो सारा जोर पड़ रहा था ANP के ऊपर, उनके बड़े बड़े लीडर जो हैं वो जान बैक हो गए चंद जगहों में। यहाँ तो पूरे केपी में खतरा पड़ रहा होगा। 15,000 पोलिंग स्टेशन की हिफाजत कैसे करेंगे? सवाद में, बाकी जदीर में तो स्कूलों की जो है वहाँ ये सारी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को बैठकर फैसला करना चाहिए। बाकी स्टेक होल्डर को तो आप एक तरफ रखें, इनके अपने सियासी वफादात करारदाद तो आपने हक पास करवा ली कि इलेक्शन मुलतवी की जाए और इसके बाद बयान देना शुरू करते हैं। वैसे अल्लाह ना करे कि इलेक्शन सही चलें जी, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो कि इलेक्शन वक्त पर हो, 8 फरवरी को ही हो। बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब, आप हमारे साथ हैं और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है और हम सब भी यही चाहते हैं। जाहिर है यहाँ पर पाकिस्तान के इस्तेहकाम और उसकी बका का मामला है, तो इलेक्शंस जो हैं वो होना बहुत ज़रूरी है ताकि एक इस्तेहकाम मिले। बिल्कुल, और अब आगे बढ़ते हैं और अब कुछ ऐसी खेल की भी बात कर लेते हैं जो खेल के साथ साथ एक जंग का सा माहौल होता है। कभी आपने शूटिंग की है राइफल्स के साथ, पिस्टल्स देखी के साथ? है की नहीं है। अच्छा, वैसे ये एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस आपको ज़रूर करना चाहिए। आज हम इसी बारे में आपको बताने जा रहे हैं। पहली नेशनल F क्लास ओपन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम करने वाले शफी इमरान आज दुनिया बोल है के मेहमान बनेंगे। इस वक्त शाफी इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाफी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और माशाल्लाह से बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। ज़रा बताइएगा अपने सफ़र के हवाले से, शुरुआत कहाँ से हुई ये मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन पहले मुकाबले का हाल अहवाल दें। आप कौन था आपके मद्दे मुकाबले और कैसा रहा मुकाबला? नहीं जी, आई थिंक सो कुछ टेक्निकल ये इशू है, ये दूर हो जाएगा। और सब्ज़ हिलाली परचम इन्होंने सरबुलंद किया है, हम ये टेक्निकलिटी दूर करते हैं। वो कहते हैं ना कि निशाना ऐसा कि देखने वाला दंग रह जाए कि लगा कैसे बिल्कुल निशाने पे। तो आलमी सतह पर इनका ये अज़्म है कि इन्होंने सब्ज़ हिलाली परचम अब सरबुलंद करना है, लेकिन मुल्की लेवल पर तो ये झंडा दिखा रहे हैं। ज़ाहिर अब सोशल मीडिया का दौर है, लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तानी लड़का इतना आगे है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से मुदस्सिर हम आते हैं और शाफे से आपकी मुलाकात लाजमी होगी। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक। और शाफी इमरान हमारे साथ हैं, उनको एक बार फिर से खुश आमदेद कहेंगे
और शूटिंग चैंपियनशिप है जो कि इन्होंने जीती है और नेशनल लेवल पर ये मुकाबला था। शाफे, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसा रहा आपका ये मुकाबला? जी थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। और मुकाबला माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी ज़्यादा कंटेस्टेंट्स आए थे। उनमें से एक जीतने का वो लेके साथ चलना और इट वाज क्वाइट टफ। और हमारी 2-3 किस्म की स्टेजेस हुई थी। एलिमिनेशन मेथड हुआ था कि जो टीम बेटर परफॉर्म कर रही थी ग्रुप वाइज उसको आगे लेके जा रहे थे और उनमें से करते करते लैडर स्टेज के तो माशाल्लाह से आई वेंट टू द फाइनल्स और इवेंचुअली शुक्र अल्लाह का फर्स्ट प्लेस इसमें मैंने हासिल की। अच्छा शाफे, आप ये बताइएगा, आप बता रहे हैं कि बहुत से कंटेस्टेंट, कितने कंटेस्टेंट थे, फिर आप फाइनली विन आपने किया है। फिर पाकिस्तान में जो ख़ास तौर पर पूरे क्लब्स हैं जिसमें पाकिस्तान आर्मी के मुख्तलिफ, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो, पाकिस्तान आर्मी हो, उसके अपने लोग होते हैं क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स है। तो आप किसी डिपार्टमेंट की तरफ से थे? कहाँ से आपकी ये हुआ सफ़र शुरू इस कंपटीशन में ख़ास तौर पे? देखिए, देयर वर मोर देन 2500 कंटेस्टेंट्स जिन्होंने इस साल पार्टिसिपेट किया। 2500 कभी भी किसी ने इतने ज़्यादा कंटेस्टेंट्स किसी भी साल उन्होंने नहीं किया। दिस वाज द फर्स्ट टाइम जो एक आप बोलें एफ ओपन चैम्पियनशिप रखवाई गई थी पाकिस्तान में, बिल्कुल यूरोपियन स्टैंडर्ड्स और जो बाहर के मुल्क में जो रूल्स और रेगुलेशंस के साथ मैचेस होते हैं, दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि वो रखवाए गए थे। और 2500 में से आई वाज द सिविलियन और भी मेरे साथ कुछ कम थे सिविलियंस और जिसमें आर्मी भी थी, बाकी भी थे, उनके आपस में भी मैचेस हुए और एक काफ़ी अच्छा एक शो सब ने एक परफॉर्म किया। अच्छा शाफे, मुझे ये बताइएगा कि ये सफ़र आपने इस मुकाबले का तो हमें बताया कि किस तरह का रहा, लेकिन आगाज़ इस सफ़र का कैसे हुआ था? क्या बचपन में गेम्स खेलते थे, शूटिंग गेम्स आपको पसंद थी, फिर शौक़ हुआ कि मुझे ये प्रोफेशनली सीखना भी है? वो शुरुआत कैसे हुई, किस एज में हुई, हमें ज़रा अपने बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, आई स्टार्टेड प्रोफेशनली शूटिंग अबाउट 3 years ago। और उससे पहले यही आप कह लें कि एयर गन से करना, किसी और चीज़ों में ये वो करके टारगेट शूटिंग ऐसा सच नहीं। फिर वीडियो गेम्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट था, गन्स का ज़रा वहाँ से भी काफ़ी नॉलेज आई। अच्छा ये ऐसे चलती है, अच्छा एम ऐसे करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, वो एक प्रैक्टिकल चीज़ और वो एक वीडियो गेम्स और मूवीज़ देखना वो एक अलग चीज़ है। उसको इम्प्लीमेंट करना अपनी रियल लाइफ में, उस गेम्स को और मूवीज़ के शौक़ में जो हो रहा है, शूटिंग मूवीज़ तो हर बंदा ही शौकीन होता है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जैसे आपके मूवीज़ में दिखाते हैं स्नाइपर अब कर रहा है, वो स्नाइपिंग कर रहा है या दूर से कोई टारगेट शूटिंग कर रहा है, दूर से टारगेट को इंगेज कर रहा है, लेकिन इन रियल लाइफ इट्स टोटली डिफरेंट। बहुत से फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, ये नहीं कि आपने स्कोप में टारगेट लिया और आप शूट करें और आप हिट करें। तो मैं जिस कॉम्पिटिशन में जीता हूँ, दिस वॉज द 200 मीटर टारगेट शूटिंग। अच्छा, जो कि आप कह लें सबसे माना जाना वर्ल्ड वाइड और सबसे मुश्किल डिसिप्लिन कहा जाता है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपकी जो बुलेट होता है, दैट्स अ 22 LR 22 लॉन्ग राइफल बुलेट कहा जाता है। इट्स अ टारगेट बुलेट जो आपके ओलंपिक्स में भी यूज़ होता है और काफ़ी मैचेस ऑल अराउंड द वर्ल्ड में ये टारगेट बुलेट यूज़ होता है। और 200 मीटर आपकी रेंज होती है। अब बहुत से फैक्टर्स होते हैं जैसे कि विंड होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, आपकी ह्यूमिडिटी लेवल, आपकी वो काफ़ी एक साइंस है जो इन्वॉल्व होती है आपकी शूटिंग में। ये चीज़ें जब मैंने शुरू की तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था। दिस इज़ व्हाट कम्स विद योर एक्सपीरियंस आपके लिए, तो उसको साथ लेके चलना, years and years ऑफ प्रैक्टिस करके और फर्स्ट पोजीशन हासिल करना इतने ज़्यादा कॉन्टेस्टेंट्स में, आप सोचें इट वाज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर मी। अच्छा, अब शाफी, ये तो आप कह रहे हैं ना कि इसकी प्रैक्टिस बहुत साल की, क्या कुछ पाकिस्तान में अलग से क्लब हैं जहाँ पे सिविलियन कर सकते हैं? क्योंकि बाकी को फोर्सेस के पास तो बाकायदा एक पूरा प्लान है, मैकेनिज्म है, उनके अपने स्पोर्ट्स के ज़रिए ये चीज़ें होती हैं। सिविलियंस किस तरह से ये करते हैं, आपने कैसे किया है? क्योंकि शौक़ भी खासा महंगा है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। सिविलियंस को काफ़ी नैरो डाउन हैं टू बी ऑनेस्ट। फोर्सेस और उनको तो आप कह लें कि सारा दिन ही उनका ये एक है, पैशन भी कह लें, उनका एक काम भी है, उनका एक ड्यूटी भी आप कह लें। फॉर सिविलियंस हमारा बहुत लिमिटेशंस आ जाती हैं, द अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट दैट वी कैन हैव एंड गेट एक्सेस टू दैम। और आपने जैसे बिल्कुल सही कहा कि इट्स वेरी एक्सपेंसिव। ये व्हेन समवन इज़ गेटिंग इनटू, उसने सोचना उसको पड़ेगा 2-3 बार कि दिस इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट, आप ये रियलाइज़ नहीं करते।
आपका इक्विपमेंट पूरा करना, इट्स नॉट जस्ट कि आपने राइफल पकड़ी और जाके आप लेट गए। आपकी स्पॉटिंग स्कोप होती है जिससे आप अपने टारगेट को देख रहे होते हैं, आपका रेयर रेस्ट होता है, आपका अगला रेस्ट होता है, आपकी राइफल होती है, उसके ऊपर एक स्कोप आती है। तो ऑल ऑफ दिस इक्विपमेंट फ्रैंकली स्पीकिंग कॉस्ट यू अराउंड 1.5 to 2 million रुपीज़, ये आप जो आपका इक्विपमेंट है। और हमारी जो मैंने प्रैक्टिस इधर शुरू की, दैट इज़ द लाहौर गैरिसन रेंज। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप उधर जाके ट्राई करें, या जिसको भी कोई शौक़ हो और वो करना चाह रहा हो वो उधर जाके ही कैन गेट एन आइडिया। तो लाहौर गैरिसन में आई वुड लाइक टू गिव देम अ शाउट आउट एज वेल। उन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प की और काफ़ी सिविलियंस भी उधर जाके ये फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। तो शाफे क्या इंटरेस्ट है नौजवानों में इस खेल को लेकर? आपने वहाँ पर क्लब में देखा है कि कितनी तादाद में यंगस्टर्स आ रहे हैं और सीखना चाहते हैं इसको? देखिए, बहुत से ज़्यादा लोग उधर इंटरेस्ट लेते हैं और काफ़ी लोग आते हैं। काफ़ी लोग ने अपने रखे हुए वेपन्स और उनको मौका नहीं मिलता या गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटेट नहीं करती, तो उनके पास कोई जगह नहीं है, तो वो बिल्कुल क्लब्स में आते हैं। ऑल ऑफ देम कम हियर और वो ट्राई आउट करते हैं। और अगर आप कहें कितने ज़्यादा आते हैं तो आप सोचेंगे दिन ब दिन जब मैं जाता हूँ तो ऑलमोस्ट फुल हुआ होता है कि मुझे मेरा टाइम स्लॉट या मेरा स्लॉट नहीं मिलता फायर करने का। ये एक आई थिंक इट्स अ न्यू ट्रेंड दैट्स गोइंग ऑन। और आपको पता है लाइसेंसेस भी रिसेंटली गवर्नमेंट ने ओपन किए थे, और ख़ास तौर पे जो नौजवान है जिनको बहुत शौक है वो भी इस फैसिलिटी को आई थिंक अवेल कर रहे हैं। आई वुड रियली सजेस्ट द गवर्नमेंट एज वेल कि वो थोड़ी सी और रेंजेस रादर दैन एक ही रेंज लाहौर में खोली गई है और हम लोग काफ़ी लिमिटेड है इसके बारे में। और ये एक बहुत ही वास्ट किस्म की स्पोर्ट है जो इंटरनेशनली भी रिकग्नाइज्ड है और बाहर के मुल्क में और इधर उधर ये काफ़ी इसको एक मानी जानी स्पोर्ट कहते हैं। सही। टारगेट शूटिंग, मेरा ख्याल है ये टारगेट शूटिंग ओलंपिक का भी और वर्ल्ड चैम्पियनशिप का भी मामला है। लेकिन एक चीज़ मुझे बताइए, नौजवानों में आप कह रहे हैं कि ये शौक़ बहुत बढ़ रहा है, लेकिन हथियार नौजवान के हाथ में हो तो खौफ भी होता है, लेकिन अगर वो प्रोफेशनली यूज़ हो तो कहते हैं कि वो और ज़्यादा कूल और काम हो जाता है अगर इस किस्म की चीज़ों में आए। तो एक नौजवान के हथियार होना और एक नौजवान का प्रोफेशनल टारगेट शूटर बनना, क्या फ़र्क है? देखें, आई रियली एग्री विद यू, इट्स ऑलवेज द मैन बिहाइंड द गन। अगर एक चीज़ को प्रॉपर इक्विपमेंट को आपको यूज़ नहीं करना आता, इवन अ पेंसिल कैन बी अ डेंजरस थिंग, अ डेंजरस वेपन आप कह लें। मैं शुरू में जैसे मेरे पेरेंट्स ने भी काफ़ी था कि उनको कि यार ये किस शौक़ में पड़ा है, ये क्यों जा रहा है, ये वायलेंस है, ये फ़लानी चीज़ है, ये है। मैंने बाहर से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और उधर ही हमने दोस्त सारों ने जहाँ से मुझे प्रॉपर क्रेज़ चढ़ा कि मैं इसको प्रोफेशनली इसको अडेप्ट करूँ। आई वाज इन कनाडा और उधर मैंने स्कीट शूटिंग ट्राई की फ़र्स्ट टाइम उधर के एक लोकल क्लब में जाके, और दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड अच्छा नहीं, दिस इज़ समथिंग आई कैन परस्यू और ये करनी चाहिए। एंड इट इज़ अ वेरी गुड स्पोर्ट, इट्स अ हॉबी आप कह लें। कुछ लोगों को क्रिकेट होते हैं, कुछ लोगों को गोल्फ का होता है, कुछ लोगों को फुटबॉल का होता है। ये एक स्पोर्ट है जो इंटरनेशनली काफ़ी हद तक रिकग्नाइज्ड है और इसको बिल्कुल लेके स्पेशली नौजवानों को दे शुड गेट इंट्रोड्यूस्ड टू दिस स्पोर्ट। खाली क्रिकेट और फुटबॉल और बाकी छोटी मोटी स्पोर्ट्स के महदूद ना रहें। ये एक वास्ट फील्ड है जिसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं। टारगेट शूटिंग है, आपकी क्ले शूटिंग है, जो इधर आपकी क्ले जाती है और आप उसको टारगेट करके करते हैं। आपकी फिर ओलंपिक्स में काफ़ी ज़्यादा ये स्पोर्ट्स है, तो ये बात है। सही। अच्छा, तो शाफे मुझे ये बताइएगा अब नेक्स्ट आपका प्लान क्या है, क्या तैयारी चल रही है, कौन सा इवेंट आ रहा है और कब आप इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं? बिल्कुल, मैं आई वाज प्लानिंग ऑन गोइंग टू द वर्ल्ड कप एज वेल, जो होपफुली नेक्स्ट ईयर होगा। उसके लिए मैंने अपनी प्रैक्टिस और इक्विपमेंट रेडी करना और ये वो उस पर मैं प्लान भी कर रहा हूँ और काफ़ी हद तक कर भी लिया है। तो होपफुली इससे बढ़ के आई वुडंट बी, मतलब कि इससे बढ़ के एक प्राउड मोमेंट नहीं होगा कि आप अपनी कंट्री पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो इंटरनेशनल इवेंट पे, जिधर आपको रिकग्नाइज़ करेंगे लोग कि अच्छा पाकिस्तान जैसा मुल्क भी हिस्सा ले रहा है और एक अच्छा कंपटीशन दे रहा है। एंड आई थिंक कि हम सब में काफ़ी टैलेंट है हमारी रेंजेस में, या कोई मेरे फेलो कोलीग्स आर ऑल वेरी वेरी गुड शूटर्स। उनको मैं गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करे और बाकी इदारे को उनको सपोर्ट करे, वी कैन रियली बी रिकग्नाइज इंटरनेशनली एज वेल। दिस इज़ समथिंग जो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि निगलेक्ट किया जाता है
जबकि हर किसी में कोई ना कोई एक शौक, एक हॉबी, एक पैशन के तौर पे ये चीज़ तो बाकी स्पोर्ट्स की तरह स्पोर्ट्स को भी उसी तरह से लिया जाए, खासतौर पर स्पॉन्सरशिप हो, यहाँ पर ओन किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, इदारों की तरफ से, तो चीज़ें बहुत बढ़ सकती हैं। वंस अगेन आपका थैंक्स भी और कांग्रेट्स शाफे, आप हमारे साथ मौजूद थे और चैम्पियनशिप, एशियन चैम्पियनशिप के लिए अब आपको इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। आगे बढ़ेंगे और अब कुछ बात कर लेते हैं टेलीविज़न पर बैठकर रेडियो की। नज़्म, क्या आपको पता है कि आज भी कम्युनिकेशन सबसे बड़ा ज़रिया है रेडियो? बिल्कुल 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 मुदस्सिर, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दौरान सफ़र इस चीज़ को तरजीह देते हैं कि वो जब अकेले हों स्पेशली तो वो रेडियो ऑन करके एक तो उनको फिर अकेलेपन का एहसास नहीं होता, फिर बहुत सी इन्फॉर्मेटिव बातें जो कि रेडियो से हमें पता चल जाती है। तो एक बड़ी कौमियत और कम्युनिटी के लिए बड़ा ज़बरदस्त काम है जो कि किया जा रहा है रेडियो की सूरत में। तो अभी सुनो पख्तूनख्वा अमन की आवाज़, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा FM रेडियो डिजिटल नेटवर्क है जिसका आगाज़ 2008 से 9 में हुआ और इस वक्त ये नेटवर्क खैबर पख्तूनख्वा के 12 बड़े शहरों और इसके साथ इंतज़ाम अजला से FM 89.4 और 96 फ्रीक्वेंसी पर मुख्तलिफ अजला में नस्ब 37 ट्रांसमीटर्स के ज़रिए नशरियात नशर करता है। इसके साथ साथ सुनो पख्तूनख्वा की नशरियात अब कराची और कोयटा स्टूडियो के ज़रिए बलूचिस्तान और सिंध में रहने वाले तमाम पश्तून पख्तून तक पहुँच जाती है, जबकि डिजिटल मीडिया के ज़रिए सऊदिया और अमारात समेत दुनिया भर के पश्तूनों के लिए खुसूसी प्रोग्राम्स नशर किए जाते हैं। बिल्कुल, और सुनो पख्तूनख्वा एक गैर जानिबदार और ख़ुद मुख्तार हकीकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन और ये पाकिस्तान में रोज़ाना लाखों लोगों के लिए मुनफरिद मवाद तख्लीक कर रहा है। सुनो पख्तूनख्वा रेडियो के ज़रिए अमन, बैन मज़ाहिब, हम आहंगी, शहरी आज़ादियों और खुशहाली का पैगाम भी फैलाया जा रहा है। आज हम इस सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ इस जो प्रोग्राम्स को इस वक्त अकील यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस का जो रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं वो खालिद और अकील यूसुफजई। तो अकील यूसुफजई साहब से हम बात करते हैं। अकील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो पख्तूनख्वा की आवाज़ सुनो FM है, क्या बुनियादी मकसद 2008-9 में जब ये स्टार्ट हुआ है और अब क्या ये कम्युनिटी में तब्दीली कर रहा है, क्या बदलाव कर रहा है? जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो आवाज़ शायद की ठीक तरीके से नहीं आ रही, मगर जहाँ तक सुनो पख्तूनख्वा का ताल्लुक है, आपको पता भी है कि खैबर पख्तूनख्वा बहुत मुश्किल हालात से गुजरा है और यहाँ पर मीडिया का उस तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का या प्रिंट मीडिया का उस तरीके से एक्सेस नहीं है, खासकर हमारे जो शोरशज़दा इलाके हैं या कबायली इलाका जाते हैं। तो उस हवाले से जो यहाँ पर रेडियो का नेटवर्क है वो बहुत अहमियत का हामिल है और उसी के नतीजे में 2008-9 के दौरान रियासत पाकिस्तान ने सुनो पख्तूनख्वा के नाम से एक नेटवर्क कायम किया। इस वक्त उसका कवरेज तकरीबन 92% खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में है, जहाँ पर उनको सुना जाता है, देखा जाता है, इसलिए कि ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मकबूल है। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पेशावर में इसका हेड ऑफिस है, मगर खैबर पख्तूनख्वा के तमाम कबायली अजला समेत तकरीबन 14 अजला में, जिसमें स्वाद भी शामिल है, जिसमें बुन भी शामिल है, डी खान भी शामिल है, वहाँ पर इसके स्टेशन भी मौजूद हैं। और इसमें जो हमने फोकस रखा है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो खूबसूरत चेहरा है, यहाँ पर जो सयाहत हो रही है, यहाँ पर जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही है, जो यूथ की एक्टिविटीज़ हो रही है, उनको उजागर किया जाए। इस वक्त इसकी मकबूलियत किसी भी गैर मुल्की रेडियो से ज़्यादा है, जिस पर हम फख्र भी करते हैं। हम पश्तो में नशरियात दे रहे हैं, मगर साथ में जो हमारी रिपोर्ट्स है, रेडियो रिपोर्ट्स है, वो भी बड़ी मशहूर है। तो इस हवाले से हम कह सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से जो चैलेंजेस दरपेश है और जो यहाँ पर डेवलपमेंट का काम हो रहा है, जो यहाँ पर एक्टिविटीज़ हो रही है, बावजूद इसके कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, सिक्योरिटी चैलेंजेस है, तो ये रेडियो या ये नेटवर्क उसमें इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा है। और शायद इसी का नतीजा है कि इसको हम बिलाशुबा पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क समझ सकते हैं। अच्छा, अब मुझे ये भी अकील साहब बताइएगा कि वैसे अब हम लोग देख रहे हैं कि अब माशाल्लाह से कि सिंध और बलोचिस्तान में भी इसकी नशरियात का आगाज़ हो गया कि तो जितने भी हमारे पख्तून बहन भाई हैं वो किसी भी कोने में हो मुल्क के, उनको आप ये आवाज़ उन तक पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा इस नेटवर्क को मज़ीद वसी करने के लिए भी काम हो रहा है, क्या पाकिस्तान से बाहर भी अब आप लोग को ट्राई करें? क्योंकि मैंने देखा डिजिटली सऊदिया में और अमारात में भी कहा जा रहा है कि देखा या सुना जाएगा।
इस वक्त आपको पता भी है कि इस वाले सवाल से कतई नजर के पाकिस्तान को गैर मुल्की रेडियोज के प्रोपेगेंडा के भी सामना है, जिसमें इंग्लैंड और अमेरिका के रेडियो नेटवर्क बहुत ज्यादा मशहूर है और उन लोगों की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर टेररिस्ट ग्रुप्स है, यहाँ पर सेपरेटिस्ट ग्रुप है, यहाँ पर नेशनलिस्ट ग्रुप्स है और खैबर पख्तूनख्वा ही आपको पता भी है कि यहाँ पर 2013 के बाद 9 मई के वाकयात में मुलविस एक पार्टी की हुकूमत और उसकी कीबोर्ड वॉरियर्स का भी हम सामना कर रहे हैं। तो उस हवाले से काफी मुश्किल है कि खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को एक मौसर प्लेटफॉर्म के जरिए आवाम तक पहुंचाया जाए, इसलिए कि यहाँ पर जो प्रोपेगेंडा फैक्टर है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ के चैलेंजेस सन या पंजाब के मुकाबले में बहुत पेचीदा भी है। तो उस हवाले से जो टॉप मैनेजमेंट है या जो हमारे स्टेशन मैनेजर्स है या जो हमारी टीम है या हमारे रिपोर्टर्स है, हमने तमाम सूबे में उनको फैलाया है। बहुत प्रोफेशनल अंदाज में हम काम कर रहे हैं, बहुत आजादाना अंदाज में काम कर रहे हैं। जो गैर मुल्की रेडियोज है उनको हमने बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया है, खासकर अफगानिस्तान और वार ऑन टेरर के हवाले से या काउंटर टेररिज्म के हवाले से या प्रोपेगेंडे के हवाले से। तो उस हवाले से आप कह सकती है कि अगर किसी एक रेडियो नेटवर्क को, FM नेटवर्क को एक इफेक्टिव टूल के तौर पर, एक प्रोफेशनल इफेक्टिव टूल के तौर पर हम कर डाल सकते हैं तो वो सुनो पख्तूनख्वा ही है। और शायद इसी का नतीजा है कि हमारे पास मुख्तलिफ पार्टियों के लोग आते हैं, वो अमन की बात करते हैं, वो पाकिस्तान की इस्तेहकाम की बात करते हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल की बात करते हैं और हमने उनको बहुत ज्यादा फ्री हैंड दिया हुआ है कि आप लोगों की जो आवाज है वो हम अपने रेडियो के जरिए पहुंचाएंगे। और उसकी बुनियादी वजह अहमियत की एक ये भी है कि आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो कबायली इलाक़ात है वहाँ पर टेलीविजन नेटवर्क्स या अखबारात का पहुंच या उनकी पहुंच जो है ना वो बहुत महदूद है और बहुत से इलाकों में अफगानिस्तान की भी हमारे रेडियो को सुना जाता है। तो उस हवाले से हमने कोशिश की है कि हमारा नेटवर्क तकरीबन 90% खैबर पख्तूनख्वा खासकर कबायली इलाक़ात तक वहाँ तक फैल जाए और हम लोगों की आवाज़ बन जाए। सही। अच्छा, जो बदलाव है एक किसी भी कम्युनिकेशन के ज़राए का वो असर होता है। आप एक सीनियर आदमी हैं अकील साहब, जब से ये स्टार्ट हुआ है और अब तक इस रेडियो का इम्पैक्ट कम्युनिटी पर कितना हुआ है? क्योंकि यहाँ दहशतगर्दी का एक बड़ा मरकज़ रहा, लोगों के लिए बड़ी मुश्किल रही है। जो आम यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के हमारे भाई हैं, तो अब इस रेडियो ने कितना इम्पैक्ट उनकी ज़िंदगियों पर और उनकी सोच पर यह डाला है जिससे आप अमन की आवाज़ फैला रहे हैं? देखिए, आपके सवाल को मैं ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहा हूँ, मगर मैं उसी पस मंजर में जाने कंटिन्यूएशन में ये ऐड करता चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में हमने नोट किया है कि यहाँ पर जो गैर मुल्की रेडियो स्टेशन है और जिस तरह मैंने बताया भी कि उनकी इन्वेस्टमेंट गैर मामूली है और वो खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान या ओवरऑल पाकिस्तान के एक उस शक्ल को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर ये बयानिया देखा जाए कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान की रेड मौजूद नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा के लोग किसी बगावत पर या मुजाहिमत पर आमादा है, या ये तासुर दिया जाए कि यहाँ पर बाज नेशनलिस्ट ग्रुप्स जो है ना वो पाकिस्तान को तोड़ने के या कमजोर करने के दर पे है, तो ये तमाम ज़मीनी हक़ाइक़ से बिल्कुल डिफरेंट है। पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दे दिया कि हम अपने इसी बहाने जो है ना खैबर पख्तूनख्वा की बात भी करें कि पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा को उस तरीके से हाईलाइट नहीं कर रहा। इस वक्त भी अगर आप तमाम न्यूज चैनल्स को देखना शुरू करें तो आपको एक दो धमाकों की या चंद हमलों की खबरें मिलेंगी, मगर यहाँ पर अगर फाटा के लोग एक्टिविटीज करते हैं, कल मलकड़ में बहुत बड़ी जीप रैली हुई है, चतराल में एक्टिविटीज जारी है, खैबर पख्तूनख्वा के जो कबायली इलाक़ात है शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान वहाँ पर गैर मामूली तरक्याती काम भी जारी है, मगर आपको पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में ये तमाम सरगर्मियाँ देखने को नहीं मिलेगी। उसी तरीके से जो अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ होने जा रहा है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत ज्यादा हाईलाइट किया कि अफगानिस्तान के अंदर अफगान मुहाजिरीन की वापसी के हवाले से बहुत ज्यादा मुजाहिमत मौजूद है, मगर सुनो पख्तूनख्वा के अलावा किसी भी मीडिया हाउस ने कोशिश नहीं की कि जो लोग जा रहे हैं और जो लोग खुशी से जा रहे हैं या अपने मुल्क जाने में वो
इत्मीनान महसूस करते हैं, तो उनको किसी ने भी इंटरव्यू नहीं किया, उनकी बात किसी ने नहीं सुनी, उनकी बात को पैकेज की सूरत में या रिपोर्ट की शक्ल में किसी ने हाईलाइट नहीं किया। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक जो पाकिस्तान की शनाख्त है और उस शनाख्त को जो गैर मुल्की एजेंडे ने मेन स्ट्रीम रेडियो स्टेशन के जरिए या माफिया के जरिए या कीबोर्ड वॉरियर के जरिए खराब करने की कोशिश की है, उसको काउंटर करके ये बताने की कोशिश की जाए कि मसाइल भी है, चैलेंजेस भी है, मगर खैबर पख्तूनख्वा के हालात माजी के मुकाबले में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, डेवलपमेंट के हवाले से भी, कल्चर और स्पोर्ट की एक्टिविटीज के हवाले से भी वो बहुत बेहतर है। नहीं, बहुत ज़बरदस्त काविश है ये अकील साहब आप लोगों की कि आप इस तरह से हाईलाइट कर रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि वहाँ पर कितना अमन है और सयाह कितनी बड़ी तादाद में वहाँ पर आते हैं और इवेंट्स भी हो रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया अकील साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस आपने रहनुमाई भी की और लोगों को बताया है कि वो ये सुनो पख्तूनख्वा, लाजमी इसको ट्यून इन करें और इसको आप इंजॉय करेंगे, और ना सिर्फ अब पख्तूनख्वा में बल्कि सिंध और बलूचिस्तान में भी। बिल्कुल, और यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ मजीद बात होगी। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक। अभी मौसम का अहवाल हम जानेंगे मुदस्सिर से। जी मुदस्सिर। जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत। और इस वक्त जो है वो सिचुएशन महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पीर के दिन पाकिस्तान के बेशतर मगरबी और बालाई इलाकों में मौसम सर्द और मतला अब्र आलूद रहेगा और सर्द मौसम की आमद है। कल कहा जा रहा है कराची में एक नई लहर शुरू होगी सर्दी की। शिमाली इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। शिमाली बलूचिस्तान और ज़ीर खैबर पख्तूनख्वा में आज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है। इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध है और सूरज तुलू होने से पहले शदीद स्मॉग भी छाई हुई है। अहम शहरों के दर्जा हरारत की बात करें तो आज हम दर्जा हरारत कराची से आगाज़ करते हैं। तो कराची की दर्जा हरारत की बात करें तो सबसे पहले इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा 24 और मिनिमम 24 डिग्री कराची में रिकॉर्ड किया जाएगा। और कराची के बाद अब हम बात करेंगे इस वक्त कोयटा की। तो कोयटा में जनाब -3 डिग्री सेंटीग्रेड और आप साथ देख रहे हैं कि बारिश का इम्कान है। रेन बारिश हो भी रही है इस वक्त और मैक्सिमम जो है वो 4 है, यानी कि कोयटा में बहुत ज़्यादा सर्दी है। उसके बाद हम जनूबी पंजाब में चलेंगे। मुल्तान के दर्जा हरारत की बात करें तो 7 मिनिमम है और मैक्सिमम 14 डिग्री सेंटीग्रेड और क्लाउडी वेदर वहाँ मुल्तान में बरकरार रहेगा। मुल्तान के बाद अब बात होगी शहर लाहौर की। तो जिंदा दिलान के लाहौर में आज क्लाउडी वेदर है, 7 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। तो शहर इक़्तिदार का अब दर्जा हरारत जान लेते हैं। इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में इस वक्त 6 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और इस्लामाबाद में भी बादल छाए रहेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े शहर पेशावर की बात करें तो वहाँ पर भी इस्लामाबाद जैसा मौसम है, क्लाउडी वेदर है, 7 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये है मौसम का अहवाल। लेकिन जो बालाई इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, बर्फबारी भी हो रही है और -, डिग्री सेंटीग्रेड कश्मीर में लेह में है, स्कर्दू में है, स्तोर में है। लेकिन जहाँ भी हैं आप अपने आप को महफूज रखिए क्योंकि वेदर का बहरहाल बहुत ज़्यादा असर इस वक्त हो रहा है। मौसम के अहवाल के बाद अब हम दोबारा से चलते हैं सहरिश के पास क्योंकि मौसम के इस सारे सिनेरियो में बड़ों का, बच्चों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जी सहरिश, मौसम का अहवाल हमने बता दिया है, बहुत सर्द मौसम है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। जी मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया। अब आपने हमें मौसम का हाल अहवाल दिया और अभी हमें बहुत सारे और मसाइल पर बात करनी है जो कि इन मौसम के असरात से मुंसलिक हैं। क्योंकि सर्द मौसम में कहते हैं कि जी अपने वालिदैन जो बुज़ुर्ग हैं ख़ासतौर पर उनका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। ख़ास करके कोई ब्लड प्रेशर का या फिर दिल की तकलीफ़ में मुब्तला है या किसी के दिल के वाल जो हैं वो बंद हो गए हैं या फिर कोई ब्लॉकेज है, तो ऐसे अफराद का ख़ास ख्याल रखा जाए, उन्हें दवाएं वक्त पर दी जाएं क्योंकि सर्द मौसम में दिल के मरीज़ों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त हमें तिबी माहिरीन ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे साथ रानी आपा मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और आज हमें रानी आपा बहुत सारे जो नुस्खे हैं ना वो बताएंगे। मुदस्सिर इंतज़ार कर रहे हैं, आप तशरीफ़ ले आइए। जी जी बिल्कुल, मैंने कहा ये नुस्खे और ये मशवरे वो हमारे होते हुए होने बड़े बिल्कुल ज़रूरी हैं। अच्छा, अब बात ये है मुदस्सिर के बिल्कुल ये
सही बात है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग होते हैं ना, स्पेशली रानी अपा, जब सर्दी आती है नमूनिया का शिकार हो जाते हैं या फिर चेस्ट कंजेशन ऐसा बुरा होता है कि जिसके लिए डॉक्टर के पास एक तवील इलाज करवाना पड़ता है, उसके बगैर आराम नहीं आता है। होता है ना, घर में बस यखनी पी ली, शहद चाट लिया तो ठीक हो गया, ये वो वाला मसला नहीं होता। बुजुर्गों को बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है, बुजुर्गों का और बच्चों का खास ख्याल रखना होता है। आज आप बताइएगा। सेहत से पहले पूछ लेते हैं रानी आपा, आपका जो है वो खूबसूरती का क्या राज है? ये मुदस्सिर ने वाकई सवाल बड़ा जबरदस्त किया है, क्योंकि मैं भी देखती हूँ माशाल्लाह जब आप आती हैं मौसम का भी असर नहीं हो रहा, हालात का भी असर नहीं हो रहा। देखें इस वक्त महंगाई है, लोग परेशान हैं, अच्छा आपको उस पर भी असर हो रहा, मौसम का भी असर नहीं हो रहा, उम्र का भी असर नहीं हो रहा, किसी चीज का भी। हमारे प्रोड्यूसर कह रहे हैं एज इज जस्ट अ नंबर। बस छोड़े, आपको देख के तो लग रहा है। देखिए मसला ये कि हुस्न तो वैसे आंखों में होता है, जब आप किसी को मोहब्बत से देखते हैं तो वो अच्छा ही लगता है। लेकिन आज मैं खास तौर से तोहफा भी लाई हूँ आपके लिए। मैंने अपनी जिंदगी पर मबनी ये किताब लिखी है 16 सिंगार, और ये आप ही लोगों के लिए है। और ये जो 16 सिंगार में तो आपका हमारा तो एक ही सिंगार है, तो बाल बनाते हैं। जी बिल्कुल, मुझे ये बुक बहुत पसंद आई है। और ये 16 सिंगार रानी आपा के ये सिंगार जो कि वो जवानी से अब तक करती आई हैं जी, और कैसे इन्होंने अपने बच्चे पाले, तमाम जो मसाइल हैं उनसे वो कैसे निमटी, सेहत से मुंसलिक हों, किसी भी तरह के हों। और मसाइल कौन है जिसकी ज़िंदगी में शामिल नहीं है? मसाइल के साथ अपने आप को सेव करके चलना, ज़माने के साथ लेकर चलना, अपने आप को निगलेक्ट ना करना, वो सब इस किताब में है कि किस तरह आप अपने हुस्न और खूबसूरती को हमेशा जवान रख सकती हैं, हमेशा अपने साथ रख सकती हैं, और कभी वो वक्त ना आए कि आप वक्त से पहले लोगों की नज़र में नज़रअंदाज होने लगे। बिल्कुल नहीं, आपकी जो शख्सियत है वो अपीलिंग होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की। और इसमें मैं देख रही हूँ कि एक बड़ी लिस्ट है जो कि मुख्तलिफ टॉपिक्स की है, और इस पर तवील हम गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम बजाय इसके कि मसाइल जो अभी दरपेश है हमें सर्दी वाले, पहले उनसे हम लोगों ने किस तरह निमटना है उस पर बात करते हैं। अच्छी बात ये कि सर्दी के आते ही आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग ये शहद का इस्तेमाल कर लिया, यखनी पी ली, ये इलाज नहीं है। असल में होता यह है कि सर्दी के आते ही हमारे पास क्रॉस वेंटिलेशंस होने लगती हैं और हम उसका ख्याल नहीं रखते। हमारे यहाँ क्या होता है कि सर्दी के आते ही खिड़कियाँ बंद कर दो, दरवाजे बंद कर दो, अपने आप को सेव कर लो। बच्चों को हम इतना मुंजमद कर देते हैं कि उनका चलना फिरना दुभर हो जाता है। ज़िंदगी में याद रखें कि जब ये खुदा ने जो ये हमें मौसम दी है, परवरदिगार ने, इसमें इस सब कुछ हमारे लिए पिन्हा है। मौसम के लिहाज से अल्लाह ताला ने सब्जियां, फल, फ्रूट, सब कुछ हमारे लिए अजनास पैदा की हैं जो मुख्तलिफ हैं, और अगर हम उनसे फ़ायदा ना उठाएं और अपनी चॉइस के खाते रहें साल के 12 महीने, तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। सर्दियों के आते ही अपनी खिड़की दरवाज़ों को बिल्कुल बंद ना करें, क्रॉस वेंटिलेशन का ख्याल रखें कि हवाएं आती रहें, जाती रहें, क्योंकि और जहाँ पे आप खाना खा रहे हैं वहाँ पर भी कम से कम एग्जॉस्ट फैन ज़रूर चलाइए, ताकि जो माहौल, जो आलूदगी आपके रूम में जमा हो गई है, आपके घर में जमा हो गई है, बाहर जाती रही, बाहर निकलती रहे। और जब आप किचन में जाएं तो वहाँ पर भी अपने एग्जॉस्ट फैन, अपने बाथरूम्स में अपने एग्जॉस्ट फैन हमेशा चला के रखें। मौसम को अपने घर में कैद मत होने दीजिए, क्योंकि मौसम के आते ही, बहुत सारे हवाओं के आते ही, जब बहुत सारे जरासीम आपके घर के अंदर आ जाते हैं और बिल्कुल आप अपने दरीचे बंद कर देते हैं, तो वो वहाँ पर कैद हो जाते हैं और वहीं से बीमारियों की इब्तिदा होती है। ये है कि हवा किसी भी तरह से नहीं रोकनी चाहिए, नहीं रोकनी चाहिए, हमेशा आना जाना उसका लगा रहना चाहिए। एग्जॉस्ट जो है बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। और दूसरी बात ये है कि जब मौसम बदल रहा है तो अपने आप को आप महफूज तो करें, लेकिन एक ख़ास चीज़ पर बिल्कुल महफूज ना करें। सर्दी का मौसम है, आकर आपको कहते हैं उसको ठंड ने पकड़ लिया, ठंड का असर हो गया, वो तो 4-5 दिन का होता है। लेकिन अगर मौसम के साथ जो एलर्जी पैदा हो जाती है, सर्दियों के मौसम में जो एलर्जी लोगों को हो जाती है, उसमें आपको छींकों का आना, नज़ला, ज़ुकाम, फिर उसके साथ साथ जो ड्राइनेस पैदा होती है, ड्राइनेस सम टाइम इतनी बढ़ जाती है कि अगर उसकी केयर ना की जाए तो पहले तो वो खारिश में बदलती है, फिर उसके बाद आपने देखा होगा एड़ियाँ फटने लगती हैं, फिर ड्राइनेस इतनी बढ़ती है कि वो झड़ने लगती है, उसके साथ ही बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, गिरना शुरू हो जाता है। और ये ऐसी एलर्जीज़ होती हैं जो हमारे लिए ज़िंदगी भर का साथ हो जाती हैं।
इन तमाम से बचने के लिए जो मैं आपको रेमेडीज़ बताऊंगी तो इंशाअल्लाह ताला वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद उस रेमेडीज़ पर आते हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल होता है। दो तरह के एक्सट्रीम पे लोग होते हैं सर्दियों के मौसम में जी। एक कहते हैं जनाब ठंडे पानी से नहाना चाहिए, खुश्की नहीं होगी, ठंडे पानी से मौसम आप सर्दी का मुकाबला करें। दूसरे वो होते हैं जो शदीद गर्म पानी से नहा रहे होते हैं। सबसे पहले तो ये ठंडे पानी से नहाना चाहिए सर्दी में? मियाना रवि बेहतरीन पॉलिसी है। सर्दियों के आते ही थोड़ा सा पानी को नीम गर्म करके नहाना चाहिए। अपने बर्तन धोने के लिए भी नीम गर्म, क्योंकि उससे जरासीम ख़त्म होते रहते हैं। सर्दियों में जरासीम की आमद बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो चिपक जाते हैं, जम जाते हैं, तो गर्म पानी उन जरासीम का ख़ात्मा करता है। हत्ता कि जो छोटे बच्चों के आपके गर्म कपड़े होते हैं उनको भी थोड़े देर के लिए हल्के से गर्म पानी में करेंगे तो वो एकदम जकड़ जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। यानी मियाना रवि थोड़ा सा हल्का सा नीम गर्म पानी में उन कपड़ों को डिप करें, डेटॉल डाल दें, कोई ऐसी चीज़ डाल दें कि आपके बच्चे बैक्टीरिया से महफूज हो जाएं। अपने आप भी नहाने के लिए नीम गर्म पानी, बिल्कुल नहीं कि कुछ लोग कहते हैं नहीं जी नहीं ठंडे पानी से ड्राइनेस नहीं होती। कैसे आपने सोच लिया? ड्राइनेस तो मौसम में है, आपको ज़रूर होगी, लेकिन जब आप मियाना रवि के साथ नीम गर्म पानी से नहाएंगी तो बीमारी से भी महफूज रहेंगी और उसके साथ साथ सर्दियों में नहाते भी नहीं है, 3-3 दिन 4-4 दिन, तो हफ्ता भी कहते हैं कि यार सर्दी में गुजारा हो रहा है, क्या तो वो तो खुद बीमारियों को दावत दे रहे होते हैं अपने लिए। वो कह रहे हैं जरूरत नहीं होती है। वो बल्कि आपसे कोई ऐसा टोटका चाहेंगे कि भी नहाना भी ना पड़े और सफाई हो जाए? नहीं, नहाना सफाई निस्फ़ ईमान है। मैं ऐसे तमाम लोगों को कहूँगी कि सर्दियों के मौसम में भी रोज़ नहाए। नहाना आपकी सेहत है और सेहत ही हमारी ज़िंदगी है। कहते ना कि तंगदस्ती ना हो अगर गालिब तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। यानी अल्लाह पाक ने जो हमें सेहत दी है वो ज़िंदगी के लिए वही है, उसी से ज़िंदगी चल रही है। अल्लाह ताला से हमेशा अपनी सेहतमंदी की दुआ मांगे कि सेहत है तो ज़िंदगी की तमाम रेमेडीज से मैं ये चाह रही थी कि आप स्पेशली जो कि प्रॉब्लम मैं बहुत सारी ख़वातीन में देखती हूँ कि वो बहुत खूबसूरत होती हैं लेकिन एड़ियाँ उनकी फटी होती हैं। और कुछ शैतान बच्चे तो उनको यहाँ तक बोल देते हैं कि मामा जो फेस पे लगाती हैं वो पाँव पे भी लगा लिया करें। और देखिए पैरों से चेहरे से महारानी और नीचे से नुकरानी, पाँव से तो ये वाला बिल्कुल। और पाँव इंसान के बहुत साफ सुथरे, देखिए बनाना उसको बनावट तो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन पाँव आपके जितने साफ सुथरे होंगे और जितने खूबसूरत लगेंगे, जब साफ सुथरे होंगे तो खूबसूरत लगेंगे। और फटी एड़ियों के लिए मैं आपको आज बहुत ही एक आसान रेमेडी बता देती हूँ। वो तमाम ख़वातीन और हजरात, ये नहीं है कि हजरात के भी एड़ियाँ फटी हुई नहीं होती, मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जिनकी एड़ियों में कट्स होते हैं बाकायदा और सम टाइम उसमें से खून रिस रहा होता है। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए बहुत आसान सी रेमेडी है फटी एड़ियों के लिए। सरसों का तेल और मोम, चाहे कोई भी, आप इसके लिए आप सरसों का तेल और सरसों का तेल और सादा मोम। एक होता है बीज वैक्स, वो उसकी तलाश में ना जाए, वो शहद की मक्खियों के छत्ते का होता है, वो सिर्फ स्किन के लिए होता है। लेकिन पैरों के लिए अगर आप मोमबत्तियाँ भी ले लें, दो दरमियाने साइज़ की मोमबत्तियाँ लेकर उसका मोम निकाल लें, धागा फेंक दीजिए और उसमें 2 टेबल स्पून सरसों का तेल। अच्छा, सबसे पहले सरसों के तेल को आप चूल्हे पर रख दें किसी पैन में। जब वो हल्का सा गर्म होना शुरू हो जाए तो उसके अंदर ये दोनों मोमबत्तियों का मोम डाल दीजिए ताकि वो भी मेल्ट हो जाए। जब ये दोनों चीज़ें मेल्ट हो रही हो बहुत धीमी आंच पर, तो इतना बड़ा फिटकरी का टुकड़ा आप ले लीजिए, इसको बिल्कुल फाइन पाउडर बना लीजिए, बहुत आराम से बन जाता है, और उसको उसके अंदर मिक्स कर लीजिए और बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर ही, और जब ये अच्छी पकाना नहीं है, अच्छी तरह मिक्स हो जाए, चूल्हा बंद कर दीजिए। अब उसके बाद जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो एक बेहतरीन सी क्रीम बन जाएगी, किसी बॉटल में रख लीजिए और दिन में या रात में किसी भी वक्त अपने पैरों को अच्छी तरह वॉश करने के बाद दोबारा वो सख्त नहीं हो जाएगा, जैसे मोमबत्ती क्रीम बन जाएगी। उसमें ऑयल शामिल हो गया, सरसों का तेल शामिल हो गया, यानी वो उसको जमने नहीं देगा फिर। जी, और उसके अंदर जब आपने फिटकरी डाल दी तो वो ऐसी कीमिया क्रीम बनेगी कि आप बहुत अच्छी तरह अपने पैरों को, मैं कहती हूँ पेडिक्योर करें, ख़वातीन खुद घर में भी कर सकती हैं और मेरी किताब में सारा तरीका दर्ज है। अच्छा, 2 आपने मोमबत्तियाँ बताई हैं, सरसों के तेल की और फिटकरी की क्वांटिटी बता दें। 2 टेबल स्पून सरसों का तेल, 2 मोमबत्तियाँ दरमियाने साइज़ की, यानी एक मोमबत्ती के लिए 1 टेबल स्पून, दूसरी मोमबत्ती के लिए दूसरा टेबल स्पून सरसों का तेल। पहले सरसों के तेल को गर्म कर लें किसी पैन में, गर्म होने लगे तो दोनों मोमबत्तियाँ धागा निकाल के डाल दीजिए, मेल्ट हो जाए। उसके बाद 1 भर के टीस्पून उसके अंदर पिसी हुई फाइन फिटकरी का पाउडर मिला दीजिए और मिक्स करके चूल्हा बंद कर दीजिए। उसके बाद जब ये क्रीम ठंडी हो जाए, रूम टेम्परेचर पर आ जाए, किसी बॉटल में कर लीजिए और
अपने पैरों को अच्छी तरह वॉश करने के बाद, साफ़ करने के बाद, उसके बाद उस पर बहुत अच्छी तरह इस क्रीम का मसाज करें और उसके बाद जो फटी एड़ियाँ हैं उसमें ये क्रीम भर लीजिए, जैसे फ्लिंग करते हैं वैसे कर लीजिए, और कॉटन के सॉक्स पहने, और ये वाले कॉटन के सॉक्स पहनकर कोई शूज़ पहने, आप दिन में भी पहने और रात को भी पहने। रात को सॉक्स पहनने से इंसान को एकदम घबराहट होती है, तो रात के जो सॉक्स हैं उनके पंजे को आगे से आप कट लगा लीजिए ताकि पैर पूरी तरह बंद ना हो, सिर्फ एड़ियाँ। लोगों की जुराबें आप खराब करवाने के चक्कर में लगी हैं। आगे से कट पुराने ले सकते हैं। ये तो आपने इतना बेहतरीन ये टोटका बताया कि मैंने इससे पहले कभी सुना नहीं था। दूसरा मैं मुझे ये जो एक और प्रॉब्लम है जो बहुत आम है, हर शख्स जो है मुझे तो लगता है इफेक्टेड है कि सर की जो खुश्की है उससे। सर्दियां आते ही मतलब किसी को वैसे भी देखो तो उसके सर पे खुश्की लाजमी नजर आ रही होती है। बिल्कुल ज़बरदस्त, बहुत आपने अच्छी बात की कि सर की खुश्की की वजह से जो लोग परेशान हो, आज के बाद इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। आपने फ्लैक्सीड का नाम सुना है, अलसी के बीज, आप तकरीबन 50 ग्राम ले लीजिए। 50 ग्राम अलसी के बीज को आप 2 गिलास पानी में इतना पकाएं कि वो 1 गिलास रह जाए। उसके बाद आप देखेंगे कि वो एक लेसदार मादा तैयार हो गया। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो आप इसको छान लीजिए, जो फ्लैक्सीड है उसको फेंक दीजिए, और ये वाला जो मटेरियल आपके पास आया है तकरीबन 1 गिलास होगा, यानी ये वाला इतना बड़ा एक कप होगा। उसके अंदर आप थोड़ी सी दही मिला लें और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल या जैतून का तेल, और ये वाला आप एक कप में निकाल लें, और उसके बाद सर की मांगे खोल खोल इस तीनों चीज़ों को, दही को, सरसों का तेल या ऑलिव ऑयल मिक्स करके अपने पास रख लें और लगाते वक्त किसी प्याली में निकाल लें, और सर की मांगे खोल खोल कर मुझे लगता है इससे हेयर फॉल भी रुकेगा। हेयर फॉल रुकेगा, बालों की डैंड्रफ, और डैंड्रफ 2 तरह की होती है, एक ही तरह की नहीं होती। जो झड़ती है वो डैंड्रफ हमें नज़र आती है कि वो डार्क कपड़ों पे नज़र आ गई और वो जब खुजाते हैं तो वो नज़र आने लगती है, लेकिन एक डैंड्रफ होती है हिडन डैंड्रफ। अच्छा। वो दरअसल वो जहर कातिल होती है। सही। वो आपके स्कैल्प को गंदा कर देती है, बदबूदार कर देती है, और अगर आप अभी शैम्पू करें तो शाम तक बाल उसी तरह चिपक जाते हैं और बालों में से बदबू आने लगती है। और अगर लड़कियां जिनके बाल शॉर्ट होते हैं वो उसके अंदर ड्रायर लगाना चाहें, आयरन करना चाहें, कर्ल्स करना चाहें तो नहीं कर सकती, वो इतनी ऑयली और इतना। एक आखिरी छोटी सी बात से पहले मुदस्सिर पूछ लें कि मेरे ज़हन में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। मैंने कहा सारे जितने सवाल तो सब ख़वातीन के मसाइल ना। एक चीज़ और जो मैंने बहुत सारी ख़वातीन से शिकायत सुनी है, आजकल पता नहीं क्यों यंग बच्चों के सर के बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं। बिल्कुल, एक इसका हल भी, उनके बालों की बात हो रही है तो वो साथ ही आप बता दें। बहुत ज़्यादा शैम्पूज़ का इस्तेमाल, जेल का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा बालों को वॉश करना, बहुत ज़्यादा स्प्रेस का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा, और तेल से दूरी। हमारी जो यंग जनरेशन है वो तेल को अपने लिए बुरा समझती है। आप ये यकीन कर लीजिए कि हमारे असलाफ ने जो कुछ किया है उसी में हमारी बका है। आप लोग अपने सर में तेल लगाना अपना मामूल बना लें, चाहे 2 घंटे के लिए लगाएं, वीकेंड पर लगाएं, नहाने से 2 घंटे पहले आप लगाएं, जड़ों से लेकर लंबाई तक। कुछ ब्लड में डेफिशिएंसीज या बॉडी की उसमें वजह से भी होता है। क्योंकि हमारे यहाँ आजकल डाइटिंग का बहुत ज़्यादा रुझान है, बच्चों ने जंक फूड खाना शुरू कर दी हैं, सब्जियां बिल्कुल नहीं खाते हैं, गोश्त बिल्कुल नहीं खाते, सिर्फ चिकन पे गुजारा है, ग़िज़ाएँ नाखालिस हो गई हैं, असली घी का इस्तेमाल, अंडे का इस्तेमाल, प्रोटीन ज़िंदगी के लिए जो लाजमी जुज़ है उसे बिल्कुल छोड़ दिया। हर तरह के प्रोटीन से हम दूर हो गए, हर तरह कुछ मछली नहीं खा रहे, कुछ बड़ा गोश्त नहीं खा रहे, कुछ बकरा नहीं खा रहे, कुछ चिकन नहीं खा रहे, मतलब दालें नहीं कुछ खा रहे, प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है। और दूध से दूर हो गए हैं, दही से दूर हो गए, बिल्कुल कैल्शियम से दूर हो गए, हम दूध दही से दूर होते जा रहे हैं। प्रोटीन अंडे में कसरत के साथ है, मछली में कसरत के साथ है, गोश्त में कसरत के साथ है, हम लोग नहीं लेते। देखिए तमाम चीज़ें अपनी ग़िज़ा को मोतदिल बनाइए। आजकल विटामिन सी का भरपूर ख़जाना कुदरत ने दिया हुआ है, और इसके साथ साथ चुकंदर हमारे यहाँ मौजूद है। चुकंदर खाएं भी और चुकंदर लगाएं भी। चुकंदर को किसी भी तेल में पका लें, थोड़ा बारीक बारीक एक चुकंदर ले लें और 50 या 100 ग्राम तेल ले लें, और चुकंदर को बारीक बारीक काट कर उस तेल में पकाएं। जब चुकंदर बिल्कुल जल जाए तो वो आप रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दें, और उस तेल को छान लीजिए, चुकंदर को फेंक दीजिए। वो तेल आपके लिए कुदरती तौर पर आपके बालों को काला करने के लिए बेहतरीन टॉनिक। सरसों के तेल में, सरसों के तेल में चुकंदर। अच्छा, वैसे मैंने तो सीरियसली आपा बालों को डाई करना छोड़ दिया है, कि मैंने ये नोटिस किया था कि बहुत सारी ख़वातीन जो डाई ज़्यादा कर रही हैं उनके बाल भी वाइट हो रहे हैं। उनके बाल तो सडनली वाइट हो जाते हैं। आप 2 से 4 बार
प्रॉपर डाई कर लीजिए तो आपके बाल जड़ से वाइट होना शुरू हो जाएंगे। और अगर यंग एज में भी कर लें तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा आपके बाल हाइड्रोजन की वजह से बालों का कलर बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म हो जाता है। और अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लीजिए कि काली हड़ एक जड़ी बूटी है, उसको पीस लीजिए, पीस कर अपने पास फाइन पाउडर बना कर रख लें और सुबह शाम एक चुटकी, सिर्फ एक पिंच सादे पानी के साथ आप खा लीजिए तो बाल कुदरती तौर पर जो यंग एज है जिसमें रिवर्स गियर लग सकता है, अपने बच्चों को, बड़ों को, जो यंगस्टर हैं, देखिए जिनके हो गए वो परेशान होना छोड़ दें, वो हो चुके हैं, लेकिन जिनको हम अभी बचा सकते हैं, खुद बच सकते हैं, जिनके होना शुरू हुए हैं जिनके होना शुरू हुए, यंगस्टर्स के बहुत हैं, बच्चों के मैंने देखा है बहुत तेजी के साथ मेरे पास बच्चे आते हैं, आधा सर 11-12 साल के मेरे देख लीजिए 20 साल की उम्र में अब ये सफेदी बिल्कुल बिल्कुल 20 साल की उम्र में मुदस्सिर क्या हो गया? यंग एज में आ गई, बिल्कुल आप सही कहते हैं, बिल्कुल ये 20 साल के नहीं है। अपने को हमेशा 20 साल के ही समझें। अच्छा, वैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पेरेंट्स के अगर जल्दी हो गए हो तो बच्चों के भी हो जाते हैं, ये नहीं होता? इनहेरिट होता है कभी कभी कि अगर किसी की फैमिली में टेंडेंसी है कि वालिद के, और मैं किसी एक बहुत मारूफ शख्सियत का नाम लूँ तो कहना बेकार होगा, लेकिन उनके यहाँ है, तो ये कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी कन्वर्ट हो जाता है, जेनेटिक प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर दादी के दादा के वक्त से पहले ही वाइट थे तो आपके बच्चों के भी होंगे, ये होता है, लेकिन इससे भी बचा जा सकता है। मुदस्सिर का एक छोटा सा मसला तो काफी देर से पूछना चाह रही हूं रानी, अब आजकल सर्दियां हैं, बच्चे बड़े, इनके भी चेहरे बहुत ज़्यादा खुश्क होते, वो लगवाते भी नहीं है ये लोशन वोशन, उनका क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो सर्दियों में अब मैं एक पीने की ड्रिंक बताऊंगी कि बच्चे, बूढ़े, जवान, हर एक को कसरत के साथ हल्दी का इस्तेमाल करना चाहिए और अदरक का और शहद का, इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल सर्दियों में बेहद बढ़ा दीजिए। अगर आप अपने बच्चों को भी, आप खुद कहवा पी रहे हैं, अदरक का थोड़ा सा एक टुकड़ा ले लें अदरक का, उसको काट लें और उसको एक कप पानी में डाल दीजिए, उसमें आधा टीस्पून हल्दी का ऐड कर दीजिए, आधा टीस्पून हल्दी का ऐड कर दीजिए और उसको मीठा करने के लिए आप उसमें शहद मिला लें या गुड़ की डली डाल लीजिए। और अगर ये भी आपको ना पिया जाए तो चंद पत्तियाँ आप चाय की पत्ती की भी डाल सकते हैं। ये एक बहुत लजीज तरीन कहवा होगा, आप खुद पी लीजिए आधा कप और अपने छोटे बच्चों को 1-1 चम्मच पिला दीजिए। जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनको आधा टीस्पून उनके मुंह में डाल दीजिए कि वो पी लें। उससे ना सिर्फ ये कि उनका गला साफ़ होगा, उनके जिस्म के अंदर की जो ड्राइनेस हो गई है वो ख़त्म होगी। उसके साथ ही देखिए चिकनी चीज़ों से गुरहेज करना चाहिए। वैसे भी जब हम बहुत ज़्यादा कोई चिकनी क्रीम्स लगा लेते हैं, खुद बड़े भी, तो ये समझ लीजिए कि वो अपने पॉल्यूशन को खुद दावत दे रहे हैं कि आओ तुम मेरी स्किन पर चिपक जाओ और अपने आप को ख़राब कर लो। बेहतरीन तरीक़ा है ग्लिसरीन का इस्तेमाल। आप तकरीबन 25 ग्राम ग्लिसरीन ले लीजिए, 25 ग्राम अर्क़े गुलाब और उसके अंदर 1 या 2 लीमू का जो जूस है वो निकाल लें, छान कर उसमें ऐड कर लीजिए और ये बनाकर अपनी ड्रेसिंग टेबल पर रखें या अपने जो बड़े हैं अपने वॉशरूम में रखें कि आप मुंह धोने के बाद गीले मुंह पर थोड़ा सा ये लें, अपने हाथ पाँव पर लगा लीजिए। बिल्कुल नर्म और नाजुक आपकी स्किन, बिल्कुल ना चिपचिपाहट, ना आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी। इस रैशू से आप बना लीजिए, कुछ भी नहीं, और फिर आप उसको टिश्यू ऑफ कर लें। बड़े मुफीद मशवरे रानी आपा आपके थे, आपका बहुत शुक्रिया। और मौसम से आपने कैसे लड़ना है वो अब आपके ही पास जो है वो मौजूद है हर चीज़। तो सहरी सुहेब और मुदस्सिर इकबाल को आज इजाज़त दीजिए जनाब। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।